तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में कुछ आइडिया तो तुम लोगों को कुछ दिया हुआ है। जैसे जब मैंने एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि एम्पियर्स लॉ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट वहां पे डाला था। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्मली क्या प्रॉब्लम है एम्पियर्स लॉ के अंदर। तो याद करो एम्पियर्स लॉ था क्या हमारा। एम्पियर्स लॉ था मेरा इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग बार बार एम्पिरियन लूप बोलते जा रहे थे, बट एक्चुअली लूप की जगह सरफेस बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि कोई करंट क्रॉस कर रहा है तो वो सरफेस से हम बात करेंगे ना कि इसको पार करके जा रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, इस फिगर पे मैं जूम इन कर रहा हूँ तो सब लोग ध्यान से देखना। तो ये मान लो मेरे पास कोई कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये दिख रही है ना तुम लोगों को, ये लॉलीपॉप कलर जैसा है कुछ कुछ। तो ये मेरी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे ये एम्पीरियन लूप बनाया। ठीक है, और एम्पीरियन लूप के अंदर दो तरह के सरफेसेस मैं कर सकता हूँ। ये एम्पीरियन लूप है, जो डॉटेड व्हाइट लाइन दिख रही है, ये मेरा एम्पीरियन लूप है। इस पे मैं चाहूँ तो एक डिस्क शेप का सरफेस माउंट कर सकता हूँ, समझ गए। और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस भी माउंट कर सकता हूँ। दो तरह के सरफेसेस माउंट कर ही सकता हूँ, वैसे तो करने को और भी तरह के कर सकता हूँ, बट इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, दो तरह के सरफेसेस में माउंट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसा डिस्क शेप का सरफेस मैंने माउंट किया, ठीक है, और मान लो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली इस डिस्क को क्रॉस कर करके जा रहा होगा इस कैपेसिटर में चार्ज। समझ में आ रही है बात के लिए? लेकिन अगर यहीं पे मैं इस वाले सरफेस की बात करूं जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, हेमिस्फेरिकल शेल जैसा सरफेस जो बनाया है, इसको तो कुछ भी चार्ज क्रॉस नहीं कर रहा है, इज इट नॉट? अब बोलते हैं क्या हो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज या आई क्रॉसिंग। तो अब प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, ये देखो, ये लूप तो वही का वही है दोनों सरफेसेस के लिए। चाहे लॉलीपॉप कलर का ये सरफेस लो या ग्रीन कलर का सरफेस लो, उसका पेरीफेरी तो सेम ही है, सेम पेरीफेरी पे ही दोनों माउंटेड है। लेकिन एक केस में इसको चार्ज क्रॉस कर रहा है और दूसरे केस में इसको चार्ज क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अभी प्रॉब्लम आ गई ना, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखोगे तो एक केस में तो म्यू नॉट आई ठीक है अगर है, तो दूसरे केस में जीरो लिखना पड़ेगा। क्यों? ग्रीन कलर के सरफेस के लिए तो चार्ज ही नहीं क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा एम्पियर्स लॉ जो है इनकम्प्लीट है। समझ में आई बात की नहीं? तो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट टर्न्स आउट कि हमारा जो फ्लक्स अगर वेरी होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के रीजन की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये जो ग्रीन सरफेस है इससे फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखो, जो लॉलीपॉप कलर का सरफेस है इससे चार्ज एक्चुअली क्रॉस कर रहा है, जबकि ये जो ग्रीन कलर का सरफेस है इससे मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स है, और इस वाले से कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स नहीं। बाहर तो कैपेसिटर प्लेट्स के फील्ड जीरो है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है, मतलब जो हमारा एम्पियर्स लॉ, उसके अंदर एक टर्म और आएगा जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ग्रीन सरफेस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाले टर्म से हमारा वही इंटीग्रल बी डॉट डीएल आ जाएगा, और यहाँ पे करंट क्रॉसिंग से आ जाएगा। तो अभी ये क्या है एग्जैक्ट, हाउ वी मॉडिफाई द एम्पियर्स लॉ, अभी हम देखते हैं, फॉर्मली पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? हाँ, तो अभी क्या लिखा मैंने, रिकॉल दैट ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ मैग्नेटिक्स वी हैड मोस्टली यूज्ड एम्पियर्स लॉज, ये वाला इक्वेशन, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। ठीक है, यहाँ पे आई एनक्लोज क्या था, करंट क्रॉसिंग द एम्पीरियन सरफेस। तो यहाँ जब कैपेसिटर प्लेट्स में अगर चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो इस वाले सरफेस को तो सच में काट के जा रहा है चार्ज, इस तरफ से उस तरफ जा रहा है चार्ज, जबकि ये जो ग्रीन सरफेस है, इस ग्रीन सरफेस को कहीं पे भी चार्ज नहीं काट रहे, यहाँ पे एयर गैप है ना, यहाँ पे कोई कहीं से काट रहा है चार्ज, कहीं से नहीं काट रहा है इसको, तो ग्रीन सरफेस को कुछ भी चार्ज नहीं काट रहा है। ये भी एम्पीरियन सरफेस सेम लूप के ऊपर है, ये भी एम्पीरियन सरफेस सेम लूप पे है। चार्ज क्रॉसिंग जब बोलते हैं इसमें बोलते हैं एम्पीरियन सरफेस को कितना काट के जा रहा है, तो सेम लूप के ऊपर दो एम्पीरियन सरफेस। ठीक है, तो क्या लिखा यार, आई एनक्लोज मतलब करंट क्रॉसिंग द एम्पीरियन सरफेस, ए सरफेस माउंटेड ऑन एम्पीरियन लूप को हम एम्पीरियन सरफेस कहते हैं। इट टर्न्स आउट दैट दिस लॉ इज इनकम्प्लीट एंड हेंस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन इन सम सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ करंट कैपिटल आई फ्लोइंग इनटू अ कैपेसिटर, ये कैपिटल आई करंट कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है। ओके, ऑन एम्पीरियन पाथ P वी कैन कंसिडर टू डिफरेंट, इसको एम्पीरियन पाथ भी बोला, वी कैन कंसिडर टू डिफरेंट माउंटिंग्स ऑफ एम्पीरियन सरफेस, उसी के ऊपर दो माउंटिंग्स करी अलग अलग सरफेसेस की। ठीक है, ओके, फॉर द लॉलीपॉप कलर सरफेस सर्कुलर डिस्क करंट इज क्रॉसिंग, व्हाइल फॉर द ग्रीन सरफेस बोल शेप जो है देयर इज नो करंट क्रॉसिंग। समझ में आ रही है बात? कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा ग्रीन सरफेस को। However, since both surfaces are mounted on the same amperian loop, the integral B dot dl would be same for both of them. समझ में आ रही बात? This means that there is something missing from the Ampere's law in the form we mentioned. पहले जो हमने ये वाला फॉर्म लिया है इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, एक के लिए करंट क्रॉसिंग जीरो, एक के लिए नॉन जीरो। ठीक है, तो क्या लिखा,
However, since both surfaces are mounted on same Amperian loop, integral B dot dl would have to be same for both of them. This means that there is something missing from the Ampere's law in the form we mentioned. Maxwell solved this problem by introducing another term in the RHS of the equation 1. इसकी RHS में अभी एक टर्म हम ऐड करने वाले हैं ताकि ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाए, ठीक है? Which includes a factor called the displacement current and is given by I displacement को क्या बोलते हैं? क्या कैसे डिफाइन किया? एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट. इसकी डायमेंशन जो होगी ये करंट की डायमेंशन होगी. क्यों? फ्लक्स जो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होती है ना फ्लक्स की. बोलो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा तो क्यू बाय टी की डायमेंशन, ये करंट की डायमेंशन है. तो ये जो टर्म है इसको हम क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. डायमेंशन क्योंकि इसकी करंट की हो, ठीक है? Here phi e represents the electric flux of the Amperian surface. Clearly from green surface flux is changing with time while there is no conduction current. तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ कंडक्शन करंट है, ये सरफेस से कंडक्शन करंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो. देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स हैपनिंग फ्रॉम दिस. क्यों? कैपेसिटर प्लेट के बाहर में तो जीरो होता है ना फील्ड. तो इससे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, कंडक्शन करंट है. और ये जो ग्रीन सरफेस है इससे कंडक्शन करंट कुछ नहीं है लेकिन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टाइम वेरिंग फ्लक्स थ्रू. समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होता रहेगा ऐसे ऐसे करके कैपेसिटर प्लेट में फील्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाएगा. तो दिस सरफेस हैज गॉट टाइम वेरिंग फ्लक्स वेयर एज दिस सरफेस हैज गॉट अ एक्चुअल कंडक्शन करंट, ठीक है? और अभी मैं दिखाने वाला हूं कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी और आनी भी चाहिए, नहीं तो एम्पियर्स लॉ वायलेट हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने इसके बाद? फाई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एम्पियरन सरफेस है. Clearly from the green surface, the flux is changing with time while there is no conduction current crossing it. Where we can show that displacement current associated with green surface is exactly equal to the conduction current of the lollipop color surface. मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि जो फ्लैट डिस्क शेप सरफेस से जितना कंडक्शन करंट है एग्जैक्टली इतना ही ग्रीन सरफेस से मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है. ये मैं भी प्रूव करने वाला हूँ. देखते जाओ कैसे प्रूव होगा. और अगर ये प्रूव हो गया तो फिर मेरा कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा, इज इट नॉट? तो फिर बी डॉट डीएल की सेम वैल्यू दोनों तरह से आ जाएगी, चाहे ग्रीन सरफेस ले लो चाहे लॉलीपॉप कलर सरफेस ले लो, ठीक है? तो वो कैसे प्रूव करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने? रिकॉल दैट फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. यही होता है ना फील्ड हमारा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है. दस इफ ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट क्या हो जाएगा? ग्रीन सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए हो जाएगा. बोलो फील्ड मेरा कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है और फ्लक्स तो मेरा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है. तो चाहे कर्व्ड सरफेस हो या फ्लैट सरफेस हो कैपेसिटर प्लेट्स में फ्लक्स तो सेम ही होगा ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग तो वही होंगे. तो अगर ए एरिया कैपेसिटर प्लेट्स का तो फिर क्या हो जाएगा? बेसिकली क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इतना ही फ्लक्स हो जाएगा, राइट? अब एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी क्या हो जाएगा? तो डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा. बोलो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा. डेरिवेटिव ले रहे हो डी फाई बाय डी टी तो वो क्या हो गया? डी क्यू बाय डी टी हो गया. और डी क्यू बाय डी टी तो करंट है, जो कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसका भी तो यही तो है ना, कंडक्शन करंट. तो dq by dt is I, which is the conduction current passing through the disc-like surface. तो डिस्क सरफेस से जितना कंडक्शन करंट था एग्जैक्टली उतना ही मेरा बोल शेप सरफेस से डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, ठीक है? नाउ इफ वी राइट द एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड by Maxwell's equation as integral B dot dl is equal to mu naught I plus I displacement, then contradiction is resolved. क्यों? क्योंकि जो मेरा डिस्क शेप का सरफेस था उसमें ID जीरो था, I था, और जो मेरा बोल शेप सरफेस है उसमें ये जीरो है और ये है, और ये एग्जैक्टली बराबर है. समझ में आई बात की नहीं? ग्रीन सरफेस के लिए जितना आईडी आ रहा है उतना ही मेरा लॉलीपॉप कलर सरफेस के लिए आई आ रहा है. देन कॉन्ट्रडिक्शन इज रिजॉल्व्ड. थस वी हैव फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ. एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है हम लोग का? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ये कंडक्शन करंट है एंड प्लस ये डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, ठीक है? अभी इसको एक मिनट को पढ़ लो इस सेक्शन को अच्छे से, और कुछ डिस्कशन है तो अभी मेरे को बोल सकते हो. थोड़ा सा और मैं इलाबोरेट कर रहा हूं इसको. इनफैक्ट अभी तो मैंने ऐसा सरफेस लिया था जिसमें एक सरफेस से खाली कंडक्शन करंट ही था और एक सरफेस से खाली डिस्प्लेसमेंट करंट ही था. मैं चाहूं तो ऐसा भी सरफेस ले सकता हूं जिससे दोनों तरह के करंट्स होंगे. जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कोन शेप का सरफेस ले सकता हूँ ना, ऐसा कोन शेप का सरफेस. तो अभी क्या होगा? इस कोन शेप के मतलब समझो यहाँ डिस्क थोड़ी दूर तक तो मैंने जस्ट वन सेकेंड, हाँ नहीं सही है, ये कोन शेप का ही सरफेस लेता हूँ. ये कोन शेप का अगर सरफेस लिया तो देखो इस कोन के सरफेस को बाहर ऐसे ऐसे करके चार्ज क्रॉस कर रहा होगा. देखो सोच के देखो, यहाँ पे अगर ऐसे करके ऐसे अगर मेरा ये ऐसा सरफेस इमेजिन करो तो यहाँ पे क्या है? ये जो स्लांट हाइट दिख रही है इसकी, यानी थोड़ी सी इंक्लाइंड स्लांट हाइट बनाइए. अब इस डिस्क में तो पेरीफेरी पे भी चार्ज इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस कोन को क्रॉस करके जा रहा होगा, इधर और इस कोन के थ्रू कुछ फ्लक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अभी इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए
डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का जो सम आएगा वो वही हो जाएगा जो इस सरफेस का खाली कंडक्शन करंट है। ये चीज तुम चाहो तो यू कैन टेक इट एज एन एक्सरसाइज, प्रूव कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोनिकल सरफेस लोगे, फिर ये देखोगे कि क्या कितना एनुलस इंटरसेप्ट बन रहा है, तो उसमें कुछ एक्चुअल में जो पेरिफेरी में कुछ रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, राइट, और वही मेरा क्या होगा, कंडक्शन करंट क्रॉसिंग द कोन होगा। समझ में आई बात की नहीं? ऐसे कोनिकल सरफेस है, इसको पार करके ही तो जाएगा, तभी तो पेरिफेरी में इकट्ठा होगा वो चार्ज। देयर इज सम कंडक्शन करंट आल्सो थ्रू दिस कोनिकल सरफेस, और उसके अलावा कुछ फ्लक्स भी है इसके थ्रू। यहाँ पे सोचो ऐसे करके, ऐसे अगर तुमने कोन बनाया है, ऐसे करके ऐसे कोन बनाया है, तो इस कोन के सरफेस से कुछ तो ऐसे ऐसे करके फ्लक्स भी होगा ना। सॉरी, यहाँ पे देखो तो ये जो इतना पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है, इसको कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ऐसे फ्लक्स भी होगा कुछ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और कंडक्शन करंट का सम निकालोगे तो वो वही आ जाएगा, इसके लिए कंडक्शन करंट है या फिर हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये तुम चाहो तो आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बाद में अपने आप से ट्राई करना, इट्स नॉट अ, बट रेस्ट एश्योर्ड ये वायलेट कभी भी नहीं होगा। इसी पेरीफेरी पे जितने मर्जी सरफेस माउंट कर लो, जैसी मर्जी शेप के माउंट कर लो, ठीक है, हजारों सरफेस माउंट कर लो, जितने मर्जी जो मर्जी शेप के, जो बनाया है हेमिस्फेयर को 2-4 बार लात मार के पिचका भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ गए कि नहीं? एम्पियर्स लॉ हमेशा होल्ड करेगा। एम्पियर्स लॉ मतलब एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है, समझ में आई बात? तो जो जर्नी हम लोगों की स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी हमने कहां से शुरू की थी? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू की थी एक जर्नी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसमें ऑन द वे हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कई सारे लॉज पढ़े इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, अगर तुम देखो, लेकिन फंडामेंटली हमने सिर्फ 4 ही लॉज पढ़े। फंडामेंटली अगर वैसे इक्वेशन मैंने बहुत सारी दी होंगी, स्फीयर के लिए फील्ड कैसा होता है, इसके लिए कैसा फील्ड होता है, उसके लिए कैसा फील्ड होता है, बट इन प्रिंसिपल अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट में बात करें, तो हमने सिर्फ 4 चीजें सीखी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके, मैग्नेटिक्स से लेके, ईएमआई से लेके, एसी तक से लेके, फंडामेंटली सिर्फ 4 चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है, जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिसमें से चौथी चीज जस्ट नाउ सीखी है अभी, एम्पियर्स लॉ मेरा कंप्लीट हुआ। तो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, उनको मिला के हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है मैक्सवेल्स इक्वेशन? अब हम लोग उसको फॉर्मली स्टेट करने जा रहे हैं। तो जैसे बोर्ड्स के अंदर तो यही वाला फॉर्म तुम यूज करते हो, इसके अलावा इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी मैंने डराइव कराया तुमको, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं चलेगा। तो इंटीग्रल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहला लॉ हमने क्या सीखा? गॉस लॉ सीखा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला लॉ क्या सीखा था हमने? गॉस लॉ। दैट वाज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन। वो डीए या डीएस दोनों चलता है, मैंने जिस टेक्स्ट बुक में लिया वो डीए लिखता है एरिया को, ठीक है। तो ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन, ये मेरा गॉस लॉ है, ठीक है। और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आई मीन इससे ये प्रूव किया था, बाकी ये तो फंडामेंटल लॉ, इसको नहीं प्रूव कर सकते, समझ गए, ठीक है। या फिर इससे कूलम्स लॉ प्रूव कर सकते हो, मतलब हमने अदर वे राउंड किया था कि कूलम्स लॉ को प्रूव मान के गॉस लॉ हमने प्रूव किया था, बट एक्चुअली में कूलम्स लॉ इज नॉट द फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ इज द गॉस लॉ। अब इसको क्यों फंडामेंटल बोल रहा हूँ? एक्चुअली कूलम्स लॉ जो है मूविंग चार्जेस के लिए होल्ड नहीं करता, लेकिन गॉस लॉ मूविंग चार्जेस के लिए भी होल्ड करता है, और गॉस लॉ से कूलम लॉ आप डेराइव कर सकते हो। गॉस लॉ लगा दोगे तो कूलम लॉ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली फंडामेंटल इक्वेशन क्या है हमारी? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। वो क्या है? यानी गॉस लॉ फॉर बेसिकली चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोले तो दैट्स द बेस्ट वर्ड फॉर इट, राइट। इंटीग्रल ई डॉट डीएस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड नॉट। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था मैग्नेटिक्स में? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या था? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इक्वल टू 0। ये क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप्स बनाती है, ठीक है। तो ये सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन है हम लोगों की, ठीक है। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में क्या बोलते हैं? डेल डॉट बी इक्वल टू 0 लिख देते हैं, क्योंकि क्लोज लूप्स बनते हैं हमारे, क्लोज फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फिर तीसरा लॉ जो फंडामेंटल लॉ है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, दैट इज फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या था? इंटीग्रल ई डॉट डीएल, एक्चुअली ये ई स्टार डॉट डीएल था, बट ठीक है, अभी जिस बुक में लिया उसने ई डॉट डीएल ही बोल रखा। तो इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डीएल वाज माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं डीएल लिखता हूँ, उस टेक्स्ट बुक ने एस को यूज किया हुआ है, बट समझ गए ना, स्पिरिट वही है। तो ई स्टार डॉट डीएल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो तुम्हारी लैंग्वेज में अगर तुम अपने बाकी के नोट से कंपेयर करो तो थिंक ऑफ दिस एज ई स्टार डॉट डीएल, ठीक है। धकेलने वाला जो फोर्स है, जो मेरे जो तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है उसकी बात हो रही है। वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने प्रूव किया था, प्रूव नहीं किया था, देखा था फैराडेज लॉ जब पढ़ा था, ठीक है। और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है मेरा? डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। ये इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडेज लॉ। ये कैसे प्रूव करोगे? शायद किया होगा नोट्स में, नहीं भी किया तो जैसे
छोटा सा लूप बना के हम इसके ऊपर वही dx by dy का लूप बना के कर सकते हैं। इंटीग्रल ई स्टार डॉट dl निकालोगे तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। शायद किया होगा नोट्स में, नहीं किया होगा तो मैं अलग से बता दूंगा, देख लेना। और लास्ट में जो अभी अभी ताजा ताजा सीखा है हमने वो क्या है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। इसका हमने आधा पार्ट तो देख लिया था मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे थे, लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ जाके, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो अपना डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या, डेल क्रॉस बी इज म्यू नॉट करंट डेंसिटी है ये, ठीक है, प्लस 1/c² डेल ई बाई डेल टी, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समराइज हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सारी चीजें हम यहीं से डराइव कर सकते हैं, यानी बाकी के जितने भी रिजल्ट हैं वो सब इसी के ऊपर बेस्ड हैं। पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन 4 इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, द टेबल गिव्स एन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फंडामेंटल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन स्पेस। ये फ्री स्पेस के अंदर है, ठीक है। बाय द वे अगर फ्री स्पेस नहीं है, अगर मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर फिर मॉडिफाई हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह आ जाएंगे, जैसे गॉस लॉ फॉर डायलेक्ट्रिक्स भी हमने देखा था, है ना। तो वो सब चीज अगर फ्री स्पेस नहीं है तो वो सब हमें अकाउंट में लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा मैंने, द फैराडेज लॉ डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडेज लॉ क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना। एम्पियर मैक्सवेल लॉ में क्या देखा हमने, देखा ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो नेचर में एक तरह से कह सकते हैं सिमेट्री है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, थोड़ी बहुत सिमेट्री, परफेक्ट सिमेट्री तो नहीं है, बट जैसे वहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यहाँ सॉरी वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था ई स्टार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, so from these equations we can infer that a time varying magnetic field produces an electric field which in turn can produce time varying magnetic field if varied suitably। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो भी टाइम वेरिंग हो सकता है। मान लो आप साइन वेव में ले लो, मान लो साइन ओमेगा टी ले लो, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस ओमेगा टी होगा, और फिर जितने मर्जी डेरिवेटिव ले लो कभी भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होने वाला, राइट, वो बार बार एग्जिस्ट करते ही रहेगा। तो ऐसा फंक्शन है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग जनरेट और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, तो ये दोनों एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या लिखा, from these equations we can infer that time varying magnetic field produces an electric field which in turn can produce time varying magnetic field if varied suitably। this forms the basis of generation of electromagnetic waves as illustrated in figure below। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो अल्टरनेटिंग करंट लगा रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके आसपास, राइट, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुमको बाहर मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी सी और इनसाइट मिलेगी तुमको, बट अभी एब्स्ट्रैक्ट में एक तरह से मैंने बोला कि ये जनरेट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ, इंफिनिटी तक होगा ना स्पेस में, पूरे स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आई बात? तो इसकी वजह से क्या है हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है, ठीक है, अगर सुटेबली हम वेरी कर रहे हैं इसको। समझ में आई बात करनी, ठीक है। तो ये सेक्शन एक बार पढ़ लो, कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने डिस्कवर किया था, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली हर्ट्ज से बात क्लियर नहीं होती, शायद नाम मैंने बाद में लिखा होगा कौन सा हर्ट्ज था, बिकॉज बहुत सारे हर्ट्ज हुए, हर्ट्ज के पापा भी हर्ट्ज थे, हर्ट्ज के बेटा भी हर्ट्ज था, और सबने कुछ ना कुछ किया है, तो दिस इज वन ऑफ द हर्ट्ज, ठीक है, वन ऑफ दोज हर्ट्ज। ओके, तो हर्ट्ज डिस्कवर्ड द ईएम वेव्स, वन ऑफ द हर्ट्ज ही डिस्कवर्ड द ईएम वेव्स। और ईएम वेव्स क्या हैं, बाद में ये प्रूव हुआ, इनफैक्ट लाइट तो डिस्कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंसान को, लाइट तो जब से इंसान पैदा होगा उसने देखा होगा सूरज की लाइट, तो डिस्कवर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लाइट की कुछ वेलोसिटी होती है, वो सब चीज पहले निकाली जा चुकी थी, अलग अलग तरीकों से लाइट की वेलोसिटी निकाल ली थी। बाद में ये पता चला कि लाइट जो है इट इज नथिंग बट अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कैसे पता चला, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि कोई वेव चल रही है जिसकी स्पीड एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से मैच कर रही है। तो फिर उससे ये इन्फ्रेंस निकाला कि लाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे स्कीमेटिक दिखा रखा है हमने। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हम भेज रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर टाइप का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे ये जो कॉइल है ये ओपन कॉइल है, ठीक है। अगर इस इंडक्टर के अक्रॉस सफिशिएंटली लार्ज वोल्टेज डेवलप करते हैं तो फिर क्या होता है, इसके अक्रॉस ये एयर कंडक्टिंग हो जाती है, यहाँ पे एक स्पार्क जंप करता है, ठीक है, स्पार्क जंप करता है, और हम क्या करते हैं, इसके ये एयर गैप जो है, इस एयर गैप से थोड़ी दूरी पे एक कॉइल रखते हैं,
और क्या दिखाई देता है कि ये स्पार्क जंप करते ही यहाँ पर भी एक स्पार्क जंप करता है, यानी इस कॉइल में स्पार्क जंप किया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी स्पार्क जंप कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, कुछ ना कुछ चीज है जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, इवन तो स्पेस है दोनों के बीच में, बट स्पेस के थ्रू कुछ ना कुछ चीज ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और क्या देखा गया, जब ये वर्टिकल है और ये गैप भी वर्टिकल है तो यहाँ पे स्पार्क की इंटेंसिटी अच्छी खासी दिख रही है। लेकिन क्या करो, जैसे एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है, आप इस कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज करना शुरू कर दो। यानी अभी तो जैसे ये इधर ऊपर नीचे जंप कर रहा है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे जंप कर रहा है। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा ऐसे कर दो, स्क्यू कर दो, मतलब समझ गया, नहीं थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो क्या देखा कि स्पार्क की इंटेंसिटी जो होती है कम हो जाती है और 90 डिग्री पोजीशन पे स्पार्क जंप करना ही बंद हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई चीज है जो ट्रांसवर्स टाइप की है और उसको अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो तो उसका बस एक कंपोनेंट मेरा यूजफुल हो जाए और 90 डिग्री घुमाने के बाद कोई भी स्पार्क इस वजह से जंप नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे कोई वेव चल रही है और वो ट्रांसवर्स नेचर की है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो इसको अभी फॉर्मली पढ़ते हैं। तो ये दोनों सेटअप्स बेसिकली हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के दोनों सेटअप्स हैं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन वन कैन प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स व्हिच मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट सी। ये हम बाद में प्रूव करेंगे कि एग्जिस्टेंस कैसे, क्यों सी से चलने वाली एक वेव होनी चाहिए। Hertz performed several experiments which verified Maxwell's predictions. When a high voltage was applied across the transmitting coil, it was seen that a spark jumped across it. तो यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाई तो यहाँ से एक स्पार्क जंप हुआ, ठीक है, ओके। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली स्पार्क जंप्ड इन द रिसीवर कॉइल, इसको हम रिसीवर कॉइल कह रहे हैं, इसके अंदर भी तुरंत ऑलमोस्ट एक स्पार्क जंप होता है, ठीक है। टाइम मिला तो तुम लोगों को यूट्यूब से दिखाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अभी यहाँ पे बीच में नहीं दिखा रहा, ठीक है, ओके। Therefore, some invisible waves or energy must be traveling through the space for this kind of action to be observed at some distance. इसका मतलब क्या है, कोई इनविजिबल एनर्जी है जो चल रही है, जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पे एक एक्शन हमको नजर आ रहा है, ओके। मैक्सवेल फाउंड दैट these waves refracted, reflected, formed stationary waves just like visible light. मैक्सवेल ने क्या देखा, और फिर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, उसने क्या देखा, इनका रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, इनका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, इनसे स्टेशनरी वेव भी बना सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि लाइट के साथ ये सारे काम कर सकते हो। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, जो नॉर्मल लाइट की सारी प्रॉपर्टीज है उसी तरह की चीजें ये एग्जिबिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि इंसानों को नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आंख का एपरेटस ऐसा नहीं है जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को देख सके, बट अदरवाइज इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल विजिबल लाइट जैसी उसको पता चली, ठीक है, ओके। These waves are formally called EM waves, यानी electromagnetic waves, okay. Visible light happens to be just another form of electromagnetic waves. These waves also underwent interference and diffraction just like visible light, and also travel exactly at the same speed, which is about 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था जिससे उसने EM waves जनरेट की और उसने वेरीफाई किया कि ये ऑलमोस्ट विजिबल लाइट जैसी ही सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात ये, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये स्पार्क जंप कैसे कर रहा है। एक और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जैसे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें बस एक स्पार्क जंप कराने के लिए हम लोगों के अरेंजमेंट देख सकते हैं। एक स्पार्क कैसे जंप हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या, एक बैटरी लगा दी मैंने और मान लो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर कोई स्विच दे दिया, ठीक है, और उसके अलावा ये जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, इस स्विच को जब खोल दोगे तो इंडक्टर तो अपने करंट को मेंटेन करना चाह रहा है, अब आगे का रास्ता तो तुमने बंद कर दिया, तो क्या होगा, इंडक्टर इस रास्ते से करंट दौड़ाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एयर कंडक्टिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्पार्क जंप करेगा। अब यहाँ पे जो स्पार्क जंप कर रहा है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना हो रहा है। इट टर्न्स आउट कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना थोड़ी दूर बाद एक और रिसीविंग मैंने लूप बना रखा है, उसके अंदर भी स्पार्क जंप कराता है। एक्सपेरिमेंट में उसने बस इतना देखा कि यहाँ स्पार्क जंप हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी स्पार्क जंप हुआ, ठीक है। ये बहुत मस्त वीडियो है, मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन इसमें मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पता नहीं किसका क्या कॉपीराइट लाइसेंस हो, ठीक है। नहीं तो आई शो यू सेपरेटली ड्यूरिंग वर्किंग सेशन या कभी दिखा दूंगा तुमको। बहुत मस्त दिखता है ये वीडियो, देख सकते हो। सर्च करोगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से सर्च करोगे स्पार्क जंपिंग या इंडक्शन कॉइल तो आ जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, को यूट्यूब पे देख सकते हो इसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमको और वेट करना है बिफोर आई प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ है। उसके पहले कुछ चीजें और समझो, ये अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होगी, आगे पोलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी और भी कई जगह स्कैटरिंग वगैरह में ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, कहीं कहीं पे काम आता है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमारी प्रोपोगेट करती है उसका पैटर्न कैसा होता है। देखो, अगर मान लो मेरे पास ये कोई मैंने ऐसे समझो मेटल की रॉड्स ये लगा रखी है, ठीक है, ये मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जैसे दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो क्या होगा, इस रॉड के अंदर ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है कभी ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव कर देगी, नीचे वाले पार्ट को, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, और फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या, ये मेरा आइसोलेटिंग डाइपोल है एक तरह से, इज इट नॉट। सोचो, ये नॉट आइसोलेटिंग, ऑसिलेटिंग डाइपोल है। इसमें कभी ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी हो जा रही है, कभी नीचे पॉजिटिव पोलैरिटी हो जा रही है, ठीक है।
तो बेसिकली अगर इसका डाइपोल मोमेंट P है तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे वेरी करेगा, P नॉट cos ओमेगा t से वेरी करेगा, P नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 बोल दो, तो उससे इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर नीचे होते रहेगा। एंड इट टर्न्स आउट कि जब भी मेरे पास ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है उससे हमारी एनर्जी रेडिएट होती है। ये तो पढ़ा ना तुमने कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में भी तो दो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो ऊपर नीचे जा रहे हैं उससे भी एनर्जी रेडिएट होती है। अब वो एनर्जी रेडिएशन का जो पैटर्न है वो यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अगर डाइपोल ऊपर नीचे ऑसिलेट करे तो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और डाइपोल के अलोंग जो होती है नेग्लिजिबल एनर्जी ट्रैवल करती है, ठीक है। इसका आगे शायद मैंने फंक्शन भी दिया होगा, बस ये यहाँ पे इसका इस जेएफ का दिखाने का बस यही पर्पस था कि तुम एनर्जी पैटर्न समझ सको। कोई डाइपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो डाइपोल के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ईएम वेव्स है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड v स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट मैग्नेटिक एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी चीजें आगे ट्रैवल करनी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करें, ठीक है। तो जो एनर्जी जो होती है सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये और एक और यहाँ पे दिखा रखा है, ये डाइपोल जो है ये रुक रुक के चल रहा है, अभी 1 मिनट रुको, इसको ठीक से चलाता हूँ एक बार। हाँ, तो अभी इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो ये इस तरह से एनर्जी ट्रांसमिट होकर दिख रहा है। तो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कुछ भी एनर्जी नहीं जा रही है हम लोगों की। डाइपोल जिस तरफ ऑसिलेट कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग कोई एनर्जी नहीं जा रही। तुम देख सकते हो वो प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो ऐसे डाइपोल ऊपर नीचे ऐसे बनते जा रहे हैं। इस तरह से हमारा जो है एंटेना से भी ईएम वेव जनरेट करते हैं ना, कम्युनिकेशन एंटेना होते हैं, तो कम्युनिकेशन एंटेना भी तो यही करते हैं। जहां पे भी तुम्हारा रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, वहां से ईएम वेव जनरेट करके स्पेस में सब तरफ फेंक रहे होते, फिर रिसीवर एंटेना उसको लेता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिज्म जहां पे डाइपोल एंटेना यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये तो डाइपोल से दिखा रखा है एनर्जी रेडिएशन, और यहाँ पे सिंगल चार्ज से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है स्पेस में वो दिखाने की कोशिश की है। इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी, नॉर्मली तो स्टेशनरी चार्ज होता है रेडियल दिखा देते हैं, लेकिन अगर मान लो सिंगल चार्ज भी ऊपर नीचे जा रहा है तो इसकी फील्ड लाइंस जो होती है स्पेस में इस तरह से जाती है। जो फील्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू सम विजुअल आइडिया ऑफ हाउ फील्ड इज प्रोपोगेटिंग थ्रू स्पेस, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा मैंने, अ डाइपोल एंटेना जनरेट्स ईएम रेडिएशन बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम एनर्जी किस तरफ जाती है हम लोगों की, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन में जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है तो डाइपोल के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जाती है, ठीक है। ये बस ध्यान रखने की बात थी। इसीलिए तुमको याद होगा जैसे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी जब पढ़ा था तो हर डायरेक्शन बराबर एनर्जी नहीं जा रही थी, उसमें भी कुछ आया था ना टर्म, डायरेक्शनल इंटेंसिटी का कुछ टर्म आया था, ठीक है। तो वो उसका भी इसी से रिलेशन है कुछ इसका, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, उसके बाद थोड़े से वेट के बाद क्वांटिटेटिव पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। इन पर्टिकुलर हम जो ईएम वेव डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी अ प्लेन वेव। प्लेन वेव क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है हमारी कोई फिक्स होगी, ठीक है। वेव फ्रंट बेसिकली हमारी क्या होंगी, पैरेलल प्लेन्स में होंगी। प्लेन वेव हमने साउंड वेव में भी बात की थी ना, प्लेन वेव, स्फेरिकल वेव और सिलेंड्रिकल वेव की बात की थी। तो हम जो है मेजॉरिटी हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, प्लेन वेव में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जहां पे एनर्जी की ट्रैवल की डायरेक्शन पैरेलल रेस की तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लो ये मेरा कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट है, तो इसको इमेजिन करो जैसे यहीं पे कमरे में यहीं पे बात करूं तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे मान लो ईएम वेव चल रही है। तो यहाँ पे ये जो दिखा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मत सोचना कि कोई धागा वागा है जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हमने दिखाया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी इस जगह पे समझो ये पेंसिल का लेफ्ट हैंड है मान लो ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है, ऐसा नहीं कि इससे दूर है, इसी पॉइंट पे लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर और लार्ज हो गया, फिर धीरे धीरे घटा, फिर यहाँ पे फिर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ थोड़ा सा, फिर और नेगेटिव हो गया, समझ गए। ये एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का, समझ गए। तो यहाँ पे इसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब समझ गए, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसी पार्टिकल इसी स्पेस के पॉइंट पे इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस के पॉइंट पे इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस, समझ गए। इस प्लॉट का मतलब समझ में आया कि नहीं, जब ऐसे प्लॉट कर रहे हो। इसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने प्लॉट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ पे 0 हुई, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस तरह से दिखेगा, एक किसी रे के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का अगर प्लॉट देखोगे तो ऐसा दिखेगा किसी एक इंस्टेंट पे। टाइम के साथ क्या होगा, ये पूरी की पूरी वेव आगे चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी आगे चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी आगे चल रही है। और होगा क्या, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक पे वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पे रहता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 रहता है, और ये पूरा का पूरा पैटर्न आगे चलता है। यानी ये दोनों कह सकते हो इन अ वे दे आर इन सेम फेज ऑल्दो दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स।
और जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होती है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में ट्रैवल होती है। यानी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ई क्रॉस बी इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है हमारी, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। तो जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ क्या लिखा मैंने। एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम सोर्सेज द वेव फ्रंट्स ऑफ द वेव कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज प्लेनर फॉर स्मॉल रीजन्स वी मे ट्रीट द वेव एज अ प्लेन वेव। ये भी बात मैंने तुम लोगों को बोली थी, जैसे बेशक स्फेरिकल वेव है लेकिन अगर तुम मान लो 10 किलोमीटर दूर जाके देख रहे हो तो फिर वो क्या है, ऑलमोस्ट प्लेन जैसे दिखेंगे। जैसे अर्थ हमको फ्लैट जैसी दिखती है ना, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत लार्ज है। इसी तरह से किसी सोर्स से बहुत दूरी पे अगर देख रहे हो तो वेव फ्रंट छोटे से रीजन में तुम्हें फ्लैट जैसी दिखेगी, इज इट नॉट? उसको प्लेन वेव जैसा ट्रीट कर सकते हैं, चाहे सिलिंड्रिकल वेव है चाहे स्फेरिकल वेव है, सबको हम प्लेन वेव जैसा ट्रीट कर सकते हैं इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो इसलिए प्लेन वेव जो हमारे स्पेशल इंटरेस्ट की है, ठीक है। और जेई में विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन वेव्स ओनली, विल नॉट बी डीलिंग दैट मच इन स्फेरिकल वेव्स और सिलिंड्रिकल वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये, और ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में हमारी ईएम वेव चलती है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, द प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन हैज द बी फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई फील्ड एट ईच पॉइंट विद रिलेटिव डायरेक्शंस एज शोन। क्या लिखा मैंने उसके बाद, द फिगर अबव शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट वेरियस पॉइंट्स लोकेटेड अलोंग अ रे इन डायरेक्शन प्रोपगेशन। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। तो ये अभी ध्यान देना क्या क्या बातें ध्यान रखने की। क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड thus the wave is transverse। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन प्रोपगेशन के अलोंग होता है तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन प्रोपगेशन है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है हमारी, ठीक है। सबसे पहली बात, दोनों ही फील्ड्स जो है प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और किस तरफ चल रही, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन चल रही है हमारी वेव, ठीक है। फिर क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। द वेव ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन ई कैप क्रॉस बी कैप, यानी ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप होगा। सी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ई कैप और बी कैप समझ के होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर। और ऑब्वियसली इनको साइक्लिकली एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप लिखा हुआ, तो के कैप को इधर लेके आओगे फिर इसको ऐसे ऐसे करके साइक्लिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसी इक्वेशन को साइक्लिकली एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा, बाई साइक्लिक एक्सचेंजेस सी कैप क्रॉस ई कैप बी कैप हो जाएगा, और बी कैप क्रॉस सी कैप क्या हो जाएगा, सॉरी सी कैप क्रॉस ई कैप बी कैप हो जाएगा, और बी कैप क्रॉस सी कैप क्या हो जाएगा, वो ई कैप हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक आई क्रॉस जे के एटसेट्रा जैसे करते हैं उस तरह से साइक्लिक एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, वी हैव कंसीडर्ड हियर अ साइनसॉइडल वेव, here fields vary with same frequency and same wavelength are in same phase with each other। ये sinusoidal wave है तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, दिख रहा है, सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओके। और आपस में सेम फेज में है, कोई ऐसे फेज डिफरेंस भी नहीं है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, ठीक है, ओके। यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ बोथ फील्ड्स अकर एट द सेम पॉइंट्स एट सेम टाइम्स, ओके। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अज्यूम कर लूं क्या, ईएम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर सिनुसॉइडल मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की को ईएम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो बी क्या है, बीएम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही मैक्सिमा को अचीव कर रहे हैं, राइट। देन ईएम बाई बीएम क्या हो जाएगा, वो ओमेगा बाई के यानी कि सी के बराबर आता है हमारा, अगर इनको डिवाइड करोगे तो, ठीक है, विच इज 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी प्रूव्ड लेटर ऑन। तो अभी तो मैंने आसमान से उतार दिया इसको, लेकिन ई बाई बी की जो वैल्यू होती है वो सी के बराबर आती है, ठीक है। वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो सारी जो बात की सब कुछ आसमान से ही डाउनलोड किया मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जमीन पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को प्रूव करूंगा, मैंने तो क्लेम किया था ना कि ये सी से चलती है वेव, तो सी से क्यों चलती है इसका प्रूफ क्या है वो अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, आई नीड योर फुल अटेंशन, मैथमेटिकल चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है। वैसे करना क्या है, मेरे को वही जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है वही लगाने वाला हूँ। 4 में से चारों की चारों भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 2 मैक्सवेल इक्वेशन से मेरा काम बन जाएगा। जो प्रूव करना है ना मुझे कि सी से चलता है, ये सिर्फ 2 मैक्सवेल इक्वेशन से मेरा काम बनने वाला, बस ध्यान से देखते जाओ। तो क्या किया मैंने, कंसिडर एन ईएम वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मान लो एक्स डायरेक्शन में चल रही है मेरी ईएम वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा माना हमने। अब क्या कर रहा हूँ देखो, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस अलोंग z डायरेक्शन। तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड मेरा z के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा y के अलोंग है, और ईएम वेव मेरी x एक्सिस के अलोंग चल रही है, ऐसा माना मैंने, ठीक है। अब फैराडेज लॉ लगा रहा हूं मैं। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है मेरा, यहाँ पे ये फैराडे लूप बना लिया, समझ गए, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का ऐसे लूप मैंने ले लिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का मैंने ऐसे लूप ले लिया, और इसके लिए मैं फैराडेज लॉ लगाने वाला हूँ, ऐसे करके ऐसे मैं चलने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ इस लूप के लिए। फिर यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है,
और x प्लस डी एक्स डिस्टेंस में मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डी है, ठीक है। अब इस लूप के ऊपर मैं फैराडेज लॉ लगा रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी है लूप की h, और ये है dx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो मेरा a dx हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लोकल b है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, b इंटू एच इंटू डी एक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस लूप के अलॉन्ग इंटीग्रल E डॉट dl करूंगा और उसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से मैं इक्वेट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूँ, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, लूप मैंने लिया जिसकी नॉर्मल के कैप के अलॉन्ग, इस सेंस में ट्रैवल करोगे तो नॉर्मल तुम्हारी लूप की के कैप में आएगी, राइट। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे E प्लस डीई इंटू एच, समझ में आ रहा है, ये हाइट h है और यहाँ पे फील्ड है E प्लस डीई, तो E प्लस डीई इंटू एच, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस E इंटू एच, ये लूप कंप्लीट हो गया। इजिकल टू क्या लिखोगे, एरिया कितना एच डी एक्स इंटू डेल वी बाई डेल टी, समझ में आया कि नहीं। डीवी बाई डी टी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मुझे पता है बी एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्चुअली आई मीन डेल वी बाई डेल टी, क्योंकि बी इंटू एरिया तो मेरा फ्लक्स होता है ना, उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो इंटू डेल वी बाई डेल टी लिखना पड़ेगा। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर, ये क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है ई इंटू एच, और ई इंटू एच तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डीई इंटू एच बचेगा, इनफैक्ट एच भी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये dx को इधर लेके आओगे तो डीई बाई dx हो जाएगा, तो क्या बन गया, डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन आई। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं। ये अगर इक्वेशन क्लियर है तो ही आगे बढ़ूंगा, देख लो एक बार, ठीक। ये इक्वेशन अगर क्लियर है तो फिर अब अगली इक्वेशन देखो, अगली इक्वेशन में एम्पियर्स लॉ लगाने वाला हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैंने क्या किया, ये इस तरह से मैंने एक एम्पीरियन लूप बना लिया, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में ऐसे एम्पीरियन लूप बना लिया, ठीक है। और इसको ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ, तो इस लूप की नॉर्मल जो मैंने जे कैप में, सॉरी ऐसे ट्रैवल करूंगा ताकि लूप की जो नॉर्मल है वो मेरी जे कैप में रहे, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करने वाला, ओके। तो क्या बनेगा, हाँ, तो इसके अंदर अभी मैं इस एम्पीरियन लूप पे मैं एम्पियर्स लॉ लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, बी इंटू एच लिखोगे, वापस इसकी विड्थ मैंने एच ले रखी है, प्लीज पे अटेंशन, इसकी विड्थ मैंने वापस क्या ले रखी है, एच, तो इसके अलॉन्ग चलोगे तो क्या लिखोगे, बी इंटू एच, और यहाँ पे फिर जीरो लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बी प्लस डी बी इंटू माइनस एच, क्यों, बी इधर है और ये 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो क्या बनेगा एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन, बी इंटू एच माइनस बी प्लस डी बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c² एच डी एक्स इंटू डेल ई बाई डेल टी। ये कहां से आया, ये देखो, ये वहां पे मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो 1/c² जो यहाँ पे आया हुआ है मेरा, जस्ट 1 सेकेंड, ये इक्वेशन इंटीग्रल, ये बेसिकली इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखा हुआ है, या फिर इसको छोड़ दो चलो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, अभी समझना वो इक्वेशन तब समझ में आएगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या लिखा है, म्यू नॉट आई, ये तो कंडक्शन करंट है, फ्री स्पेस में देयर इज नो कंडक्शन करंट, हम हवा में बात कर रहे हैं, हवा में कोई भी चार्ज और कुछ भी नहीं है, हवा भी क्या मतलब फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, देयर इज नो चार्ज एट ऑल, तो दिस टर्म इज जीरो, राइट। और ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसकी जो वैल्यू है ये 1/c² के बराबर आती है, ये प्रूव कर सकते हो, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी के लिए मैंने इसको c² लिख दिया है बस, बाद में इसको प्रूव भी करूंगा कि ये c² के बराबर है, थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर अभी चाहो तो इसको एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के टर्म्स में लिखने वाला हूँ, बट 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है मेरा c के बराबर है, इसलिए मैंने c² लिख दिया है, अभी उसको चाहो तो वही मान के चलो, ठीक है। तो ये 1/c² को समझो कि ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये समझ में आई दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। तो अभी अब क्या है, अब मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एक इसको भी समझ में आ रहा होगा ना, रीअरेंज करके ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि BH वापस कैंसिल होगा, H तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा हमारा, और B में से ये B एक माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस DB, और इधर लेके आओगे dx, तो dB बाई dx, और माइनस को उधर ले जाओ, माइनस 1/c² DE बाई dt आ जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। वही जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है उसी को 1/c² लिख सकते हैं, अभी ये मान के चलो, ठीक है, वो प्रूव भी हो जाएगा अभी। तो इतनी बात समझ में आ गई, सेकंड इक्वेशन क्लियर है। अब क्या कर रहा हूँ, अब इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेशन 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो अभी देखो, ठीक है, अटेंशन पे करो, सब समझ में आएगा, ठीक है, डोंट बी ओवरवेल्म्ड, बस ध्यान देते जाओ। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को क्या लिखा मैंने, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डेल बी बाई डेल टी डेल एक्स आएगा, राइट। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी डेल एक्स। उसका मतलब क्या, बी को पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
फिर जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मिक्स डेरिवेटिव भी तो हो सकता है ना, पार्शियल मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, b x और t दोनों का फंक्शन, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया फिर t के रिस्पेक्ट में करके, बाकी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डजंट मैटर। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, तो पहले t के रिस्पेक्ट में लो, बाद में x के रिस्पेक्ट में लो, या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में लो बाद में t के रिस्पेक्ट में लो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। ये थ्योरम भी है, कोई मैं प्रूव नहीं करने वाला, बट इट्स अ स्टैंडर्ड थ्योरम, ऑर्डर ऑफ टेकिंग द डेरिवेटिव्स डजंट मैटर, मिक्स डेरिवेटिव्स जब भी इनको, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल टी। समझ में आया, ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई। और इसको क्या करूंगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल बी बाई डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, बोलो, मेकिंग सेंस, समझ में आया कि नहीं, बोलो, समझ में आया। तो अब क्या है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में देखो डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल टी आ रहा है, इसमें भी डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल टी आ रहा है। तो इसमें से क्या करो, डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल टी को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचता है तुम्हारे पास, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया तुम्हारा, ये सी स्क्वायर की जगह सोचो यहाँ पे 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया होता, राइट, एंड डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने भले ही यहाँ पे सी स्क्वायर पहले से ही लिख दिया था, बट इसको अगर मान लो लिख देता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख देता, मान लो, सॉरी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, सी स्क्वायर है तो, जस्ट 1 सेकेंड, ये अगर तुम चलाते चलते इसको पीछे से, तो ये तुम्हारा आ जाता 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर वहीं पे जहां पे भी सी को लिखा था, सी स्क्वायर जहां पे भी आया था, उसको 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर लिखते चलते तो यहाँ पे यही आता। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म की स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है कि नहीं। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। साई बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, वाई बोलो साई बोलो, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वेव डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। और स्टैंडर्ड वेव डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ द वेव वेलोसिटी, राइट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ द वेव वेलोसिटी। तो वहां पे अगर 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लेके चलते रहता, तो इसका मतलब क्या, ईएम वेव की वेलोसिटी हो जाती 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात कि नहीं, यानी ईएम वेव की वेलोसिटी क्या है, 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसी को मैं सी बोलता हूं, तो इसीलिए उसको सी पहले से ही लिख लिया था। बट आई थिंक फॉर प्रूविंग द पॉइंट वुड हैव बीन बेटर टू कीप ऑन टेकिंग इट एज 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन। बट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एनीवे 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, वो क्या आ रहा है, ईएम वेव की वेलोसिटी आ रही है 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, जो कि मैं सी, जिसको मैं पहले से लिखते हुए आ रहा हूं। बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, तो जस्ट सो दिस इक्वेशन लुक्स जस्ट लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन governing one dimensional waves, del square psi by del t square is equal to v square del square psi by del x square. The speed of our EM wave must be c. हमारा EM wave इसका मतलब क्या है, c से चल रहा है, ठीक है। अभी तुम लोगों को और शॉक करने वाला हूँ, क्या मैं खुद भी शॉक हो गया था। तो अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, हमने जो मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी है, ये कौन से फ्रेम में वैलिड है, हर फ्रेम में वैलिड है, इज इट नॉट। मैक्सवेल इक्वेशन के लिए मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि ग्राउंड फ्रेम में लगाना है, या हवाई जहाज में बैठ के लगाना है, या रॉकेट में बैठ के लगाना है, सैटर्न पे लगाना है, कहीं पे भी वैलिड है, इज इट नॉट। हर फ्रेम में वैलिड है कि नहीं मैक्सवेल इक्वेशन। हम तो मैक्सवेल इक्वेशन लगाते चले गए, मैथ्स करते चले गए, और कुछ आ गया रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, लाइट की वेलोसिटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम सी है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम सी है। समझ गए कि नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स खत्म। कैसे, सोच के देखो, अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है, ठीक है, कोई बंदा बाइक चला रहा है, उसने अपनी हेडलाइट ऑन कर रखी है, ठीक है। तो मैं अभी दो फ्रेम्स की बात करता हूं, एक ग्राउंड फ्रेम पे ऑब्जर्वर है, उसकी हेडलाइट की रोशनी के देख रहा है, फोटॉन्स को कह लो देख रहा है, वैसे तो वेव है, वेव की तरह से भी देख सकते हो उसको। तो उसको क्या दिख रहा है कि ये लाइट जो है सी से चल रही है, हेडलाइट से जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सी से चल रहे हैं, ठीक है। तो जो बंदा बाइक के ऊपर बैठा है, उसके फ्रेम में भी तो वैलिड है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, उसको भी क्या दिख रहा है, उसको भी सी दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारी गैलीलियन रिलेटिविटी की ऐसी तैसी हो चुकी है, क्यों, नॉर्मली हम क्या क्या पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो लाइट निकल रही है उसकी हेडलाइट से, उसकी बाइकर के लिए भी वेलोसिटी एग्जैक्टली सी है, और ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर के लिए भी एग्जैक्टली सी है। और ये कभी भी दिल में आएगा नहीं, ठीक है, ना ये दिल में आता है ना ये दिमाग में आता है, ठीक है। सलमान खान से भी आगे की चीज है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि सलमान खान क्या बोलते हैं, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं आता, लेकिन ये ना दिल में आएगा ना दिमाग में आएगा, ये बहुत परेशान करेगा। क्यों, क्योंकि आदत हमको वही, हमने स्टार्ट कहां से की थी, काइनेमेटिक्स, जो हमने काइनेमेटिक्स से कहानी शुरू की थी आज खत्म हो गई, इज इट नॉट। गैलीलियन रिलेटिविटी खत्म, समझ गए कि नहीं। और इसी का कॉन्सिक्वेंस है जो आइंस्टीनियन रिलेटिविटी आता है।
और क्योंकि लाइट की वेलोसिटी हर फ्रेम में तुम्हें कांस्टेंट रखनी है। ये फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का कि लाइट की वेलोसिटी हर फ्रेम में, यानी स्पेस में अगर बात करें, मटेरियल मीडियम में तो खैर अलग हो जाती है, लेकिन मटेरियल मीडियम नहीं है, स्पेस के अंदर हर फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी को सी रखना है, जो कि गैलीलियो रिलेटिविटी का के लिए तो देखो तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव सी बात है। तो इसको कंजर्व करने के लिए तुम्हें बाकी सारे लॉस को, बाकी सारी इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, हम सोचते हैं नॉर्मली तो मास को भी एब्सोल्यूट मानते हैं, 5 kg की बॉटल है तो चाहे 10 मीटर पर सेकंड से चले, 100 मीटर पर सेकंड से चले, तो हम क्या नॉर्मली वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। या फिर ये पेंसिल की कुछ लेंथ है, मान लो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो नॉर्मली वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि 8 सेंटीमीटर का ज्यादा तेज चलेगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, या इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जब चीजें लाइट की वेलोसिटी के आसपास चलती हैं तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। क्यों? ये जो इफेक्ट्स हैं ये प्रोनाउंस हो जाते हैं बहुत सारी, जब फ्रेम मेरा लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है तो ये सारे इफेक्ट्स बहुत प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है कि ईएम वेव्स की वेलोसिटी हर फ्रेम में सी है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है यही कॉन्सिक्वेंस है कि इसकी वजह से मास हमारा चेंज हो जाता है। मास को तुम्हें चेंज करना पड़ता है। एम इक्वल टू क्या लिखते हो, एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। शायद ये पता नहीं पहले कभी लिखा था तुम्हारे सामने कि नहीं, शायद कहीं लिखा होगा ये, हाँ शायद साइक्लोट्रॉन वगैरह जब पढ़ा रहा था तब कभी ऐसा लिखा होगा। तो मास को चेंज करना पड़ता है तुम्हें रिलेटिविटी में। लेकिन अभी क्या है, वेलोसिटी जब स्मॉल है तो दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वी बाई सी अगर बहुत स्मॉल है तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यही हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है। नॉर्मली कौन चलता है लाइट की स्पीड से? कोई भी नहीं चल सकता नॉर्मली, तो है ना, लाइट को छोड़ के, ठीक है नहीं। तो और इसी तरह से लेंथ भी जो है तुमको क्या दिखती है, लेंथ जो होता है एल नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टाइप का दिखेगा। सॉरी, लेंथ जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो एल नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाती है लेंथ तुम्हारी जो। तो क्या होगा, अगर मान लो लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ना होके मान लो कुछ ऐसी होती 10 मीटर पर सेकंड टाइप की होती, तो फिर तुमको वाकई में सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते। तुमको पता चलता कि ऑटो रुका हुआ था, उसके अंदर बेली चढ़ गई, ऑटो चालू हो तो पिचक गया उसके बाद, ठीक है नहीं, ऐसा तुमको नजर आता, क्योंकि ऑटो की वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती, ठीक है नहीं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये सारे इफेक्ट्स इसीलिए नहीं नजर आते हमको। या कोई चीज भारी हो गई, चलने लग गई तो भारी हो गई, ये सब चीजें हमको देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये अपना यूनिवर्स इस तरह का कि बहुत बड़ी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जो इंसान की स्पीड के मुकाबले बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो उसके लिए कई बार सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की स्पीड से चल रहा, तो वहां पे इतना भी नेग्लिजिबल नहीं, फिर भी 100 था लेकिन इतना भी नेग्लिजिबल नहीं। या फिर कॉस्मिक लेवल पे बात करें, कई गैलेक्सीज रिसीड कर रही हैं तो वो अच्छी खासी वेलोसिटी से कई बार रिसीड कर रही होती है एक दूसरे को, ठीक है। तो वहां पे ये सारे इफेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये हमने अभी बस मैक्सवेल्स इक्वेशन, यानी उसमें भी सिर्फ दो लॉज, क्या, फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ, इस ये सब लगा के हमने प्रूव कर दिया कि हर फ्रेम में क्या है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। ये इतना तो हमने प्रूव कर दिया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, बेशक हम खुद शॉक हो रहे हैं उसके बाद, बट प्रूव तो कर दिया हमने। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो क्या लिखा इसके बाद, ईएम वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग विद स्पीड सी। उसके बाद मैंने 3 एक्सक्लेमेशन लगाया, तुमने सोचा क्यों फालतू में लगा दिया 3 एक्सक्लेमेशन, इस वजह से लगाया। अभी समझ में आया ना? ठीक है, जितना एक्साइटमेंट मेरे को हो रहा है वो उतना, मतलब समझ गए, उसके प्रोपोर्शन में मैंने एक्सक्लेमेशन साइंस लगाए। समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ना सभी को? ये कितनी बड़ी बात है। एक तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स को तोड़ दिया इसने एकदम। एक इक्वेशन से न्यूटोनियन मैकेनिक्स खत्म हो गई, गैलीलियन रिलेटिविटी खत्म हो गई। वी हैव टू ब्रिंग आइंस्टीनियन रिलेटिविटी इनटू पिक्चर, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा इसके बाद, सी तो आ गया, बट इन विच फ्रेम वी डिडंट चूज एनी पर्टिकुलर फ्रेम फॉर अप्लाइंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस, एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर वैलिड इन एवरी इनर्शियल फ्रेम। हर इनर्शियल फ्रेम में एज इट इज वैलिड है। Therefore, speed of EM waves in free space must be c for every observer. ठीक है, this would lead to complete failure of Galilean relativity and marks the beginning of Einsteinian relativity. समझ गए? ठीक है, the student should memorize by heart the equations 1 and 2. ये दोनों equations याद होनी चाहिए, ये वाली equation और ये वाली equation को by heart याद करना, न्यूमेरिकल्स में as it is जरूरत पड़ेगी इनको, ठीक है। तो इनको रट्टा मार के रखना। अच्छा, क्या होता है जब पहली बार ये सुनते हैं ना लाइट की स्पीड सी है, जैसे ये बाइक वाला एग्जांपल पहली बार जब मैंने अपने आप को दिया था या किसी ने मेरे को बताया था, तो दिल को बहलाने के लिए क्या बोलते हैं हम अपने आप को कि अच्छा बाइक की स्पीड तो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, लाइट की स्पीड तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो मैं ऐड भी कर दूं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ऐड भी कर दूंगा, इसीलिए कहते होंगे कि कांस्टेंट है, क्योंकि इतनी स्पीड से तो कुछ चलता ही नहीं होगा। तो दिल बहलाने के लिए आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है, वो एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। ये दिल में फिट नहीं होगा, दिमाग में भी फिट नहीं होगा नॉर्मली, मतलब ठीक है। मैथ्स करोगे तो मैथमेटिकली फिट हो जाएंगी चीजें, एवरीथिंग विल ऐड अप मैथमेटिकली। फाइनली अगर मैथ्स को मॉडिफाई करोगे तो थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, इक्वेशंस विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, बट
ये दिल में तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जब से पैदा हुए कभी भी आज तक मौका ही नहीं मिला लाइट की स्पीड से चलने का, तो ये सब एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं हम लोग? समझ में आई बात नहीं? ठीक है, ओके ओके। तो 1 और 2 फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। अभी एक ये क्वेश्चन है कि मैंने प्रूव क्या किया, तो ये समझो कि मैंने प्रूव क्या किया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली सी स्क्वायर को मैंने सोचो सी स्क्वायर ना लिखा होता, मैं यहाँ पे एज इट इज चलाते रहता, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता, मेरे पास यहाँ पे आ गया होता 1/μ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 1/μ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या दिख रही होती है, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर दिख रहा होता, राइट। इसको जब मैं कंपेयर करता इस वाली इक्वेशन से, तो मेरे से क्या प्रूव हो जाता कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 1/μ0, ये प्रूव हो जाता, ठीक है, ये प्रूव हो जाता। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1/μ0 की, तो वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये जो है तुम्हारा 3 × 10⁸ आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, राइट। और 1/4π की वैल्यू क्या होती है, बोलो कितनी होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1/μ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो। ये आ जाएगी तुम्हारी 9 × 10⁻16, बोलो, यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर आ गया, राइट। और 3 × 10⁸ को ही तो हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो तो यहाँ से प्रूव होगा, समझ में आई बात की नहीं? तो हो गया ना प्रूफ हमारा कि जो ईएम वेव्स हैं वो कितनी स्पीड से चलती हैं, 1/√μ0f। मैंने प्रूव एसेंशियली ये किया है कि ईएम वेव्स सारी की सारी 1/√μ0f से चलती हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/4π की वैल्यू पता है और μ0/4π की वैल्यू पता है, तो उससे क्या पता चल गया कि 1/√μ0 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड अप्रोक्सीमेटली। तो इससे मैंने क्या प्रूव किया, एसेंशियली मैंने ये प्रूव किया कि सारी ईएम वेव्स कितनी स्पीड से चलती हैं स्पेस में, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से चलती है। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए सिंबल मैंने सी डाल दिया, बस ये है, ठीक है। अभी क्लियर हुई बात की नहीं? ये चीज मैंने प्रूव किया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इसको हम अभी कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज काफी एक्साइटिंग डिस्कशन हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो। थैंक